हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसके जो 2017 में आया हुआ पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, जो आप लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको पता है कि आपके 15 बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं और 15 आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं और 10 आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें आपके 8 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हम इसमें नहीं लेकर आए हैं। सो आप लोगों को, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हमने सोचा कि वो ना कराया जाए, क्योंकि वो हम अभी पेपर में करा चुके हैं। बाकी हम इस तरह से आप लोगों के पेपर सॉल्व कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, कक्षा कक्ष में कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है नेतृत्व करना, योजना बनाना, प्रशासन करना और प्रबंधन करना। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो योजना बनाना हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं हो सकता। तो वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, उपर्युक्त सभी। तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं हो सकता? तो वित्तीय संसाधन का। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो गणित विषय का, अंतर्निहित गुणों का, अंतर्निहित शक्तियों का या अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। तो इसमें द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो कैसे की जानी चाहिए? उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृत्ति के अनुसार या उनकी योग्यता के अनुसार। तो जो आपका हो जाता है, कक्षा कक्ष में जो बच्चों के लिए फर्नीचर होता है तो उनकी शारीरिक अभिवृत्ति के अनुसार होता है। क्यों देखिए, बच्चे बैठे हैं और उनके पैर हवा में हिल रहे हैं, जैसे आप ज़मीन को वो नहीं टच कर पा रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उनको बैठने में कंफर्टेबल हो, तो इस तरह से होना चाहिए। यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, डांट फटकार कर या प्रशासन। तो प्रशासन यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके पिता, माँ, शिक्षक, भाई बहन। तो माँ यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। तो बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक ये हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो प्रबंधन की सफलता को, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा अवलोकन करने से, निरीक्षण करने का, निष्कर्षण करने का या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कक्षा 2 में, तो कक्षा 2 में 2, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो सामान्य रूप से जो समय सारणी बनाई जाती है तो वो एक प्रकार की, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। समय सारणी उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों के शिक्षण अनुशासन का, प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है वो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, यानी कि आपका कौन सा आंसर? ऑप्शन बा राइट हो जाता है। उसके बाद है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी। तो 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट, 60 से 70 मिनट या 70 से 80 मिनट। तो इसमें 30 से 35 मिनट ये सही है। सभी अभिलेख होने चाहिए सही, वेद विश्वसनीय, सही वेद एवं विश्वसनीय। तो द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ।
आपका प्रश्न है, प्रबंधन से आपका क्या आशय है? किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो इस प्रकार है: श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र तथा आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि हो जाती हैं। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताएं तो यहाँ पे विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: अध्यापक, छात्र समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक, अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ, ये सभी हो जाते हैं। प्रभावी शिक्षक के गुण बताएं तो एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। उसके बाद आपका हो जाता है, अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वो अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता अनुसार पाठ्येतर क्रियाओं एवं खेलकूद में सहयोग प्रदान करना। अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इस अनुदान का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु यहाँ पे हो जाता है। बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में और आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, जिला प्रदेश देश के सभी नक्शे, ग्लोब, दीवार, घड़ी आदि खरीदने हेतु हो जाता है। विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु। विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु गमले एवं फूलों के पौधों की व्यवस्था करने हेतु प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने हेतु हो जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है? तो शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में मदद करते हैं। यह छात्रों में प्रभावी ढंग से और लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को सीखने और बनाए रखने में तथा शिक्षक को पाठ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। लर्निंग कॉर्नर क्या है? तो लर्निंग कॉर्नर अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। लर्निंग का अर्थ है सीखना तथा कॉर्नर का अर्थ है कोना, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने का कोना। लर्निंग कॉर्नर से तात्पर्य वह विशेष स्थान जो शिक्षार्थी के सीखने में सहायता प्रदान करता है। लर्निंग कॉर्नर में समस्त सामग्री व्यवस्थित एवं क्रमानुसार रखी जाती है, जिससे अधिगम में सहायता प्रदान होती है। पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो पाठ्य पुस्तकों की अग्र विशेषताएं होनी चाहिए। चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। पाठ्य वस्तु स्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो। बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हों। बच्चों को अपने सीखने का ज्ञान स्वयं मूल्यांकन के अवसर हों। और यहाँ पे 5th नंबर पे हो जाता है, पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल एवं रोचक हों। इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है? तो कार्य करने के लिए एक निर्धारित समय सारणी, विद्यालय कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए, सभी कार्यों में सामंजस्य बनाने के लिए, कार्यभार को कम करने के लिए ये हो जाता है। पर्यवेक्षण से क्या आशय है? तो पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है वह उच्च दृष्टि जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षण का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है जो समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, डाइट मेंटर कौन होते हैं? तो कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शन बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उनका विश्लेषण करते हैं
तत्पश्चात इसके समाधान हेतु उपाय करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हैं। आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। खेल गतिविधियों में सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। विद्यालय के प्रांगण आकर्षण, कक्षा, कक्ष, शौचालय प्रयोग की आवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताएं। एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र है। न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक स्तर, शिक्षेतर, कार्यानुभवों, गतिविधियों का केंद्र होगा। यह ब्लॉक संसाधन केंद्रों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसके द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण एवं विद्यालयों प्रभावकारिता का निरीक्षण करके सुझाव व सहयोग प्रदान करेगा। खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हो जाते हैं। प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना, खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार ना होने देना, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना, खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना और मार्गदर्शन करना, कक्षा वार छात्रों की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, खेलकूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना, स्थानीय खेलों का समावेश किया जाना चाहिए। लोच का सिद्धांत क्या है? प्रबंधन साधन है, पर देखिए ना कि साध्य है। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम, अध्यापन विधि, परीक्षा समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत है। अब यहाँ पे आपके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। विद्यालय में पाठ्य से आगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों आवश्यक है? बिंदुवार विवरण दीजिए। तो इसमें देखिए मूल प्रवृत्तियों का शोधन व परिमार्जन, नागरिकता के गुणों का विकास, सामाजिक भावना का विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग, ज्ञान का व्यवहार का प्रयोग हो जाता है। स्वयं अनुशासन बनाए रखने में सहायक, किशोर अवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति, मानसिक स्वास्थ्य का विकास, शैक्षणिक महत्व, मनोरंजनात्मक महत्व हो जाता है। सौंदर्यात्मक महत्व, सीखने तथा कमाने के सिद्धांत पर आधारित नैतिकता का विकास। उसके बाद समेकित शिक्षा है। समेकित शिक्षा क्या है? इस संदर्भ में जिला समन्वयक के मुख्य दायित्व बताएं। समेकित शिक्षा से आशय है इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह ही पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। जिला समन्वयक की भूमिका, तो जिला समन्वयक की विद्यालय प्रबंधन में विशेष भूमिका होती है। वह विद्यालय का पर्यवेक्षण करके विद्यालय प्रबंधन व्यवस्था हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करता है। इसकी भूमिका को अग्रलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जिला समन्वयक द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्रों का पर्यवेक्षण या निरीक्षण किया जाता है तथा उनसे संबंधित समस्त आंकड़े उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करता है। वह शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े विद्यालयों का पर्यवेक्षण करके उन्हें निर्देशित करता है। वह जिला स्तरीय प्रबंधन की योजना में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। वह ब्लॉक के सभी समन्वयकों की बैठक बुलाकर शिक्षण की नवीन प्रविधियों पर चर्चा करता है, जिससे शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सके। जल ही जीवन है को स्पष्ट करते हुए बताएं कि विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध हो सकता है। विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए टैंक बनवाए जाते हैं, जिससे नल की फिटिंग्स लगाकर बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाती है। ये पानी की टंकियां सीमेंट या प्लास्टिक की हो सकती हैं। टंकियों की समय समय पर सफाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि पानी गंदा हो जाए तो बालकों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। यदि इसकी देखभाल ना की गई हो तो पानी रिसने लगता है, जिससे टंकी शीघ्र ही खाली हो जाएगी तथा पीने के लिए पानी उपलब्ध ना होगा। पानी को साफ रखने के लिए पानी की टंकी में लाल दवाई अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर उचित अनुपात में डालना चाहिए। यदि पानी की व्यवस्था घड़ों में की गई तो उनको ढककर रखना चाहिए। जहां पेयजल की व्यवस्था है उस स्थान पर गंदा पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए। जिला समन्वयक की भूमिका, जिला समन्वयक की विद्यालय प्रबंधन में विशेष भूमिका है। यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे
जिला समन्वय की विद्यालय प्रबंधन में विशेष भूमिका होती है। वह विद्यालय का पर्यवेक्षण करके विद्यालय प्रबंधन व्यवस्था हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करता है। इसकी भूमिका को अग्रलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जिला समन्वयक द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्रों का पर्यवेक्षण या निरीक्षण किया जाता है तथा उनसे संबंधित समस्त आंकड़े उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करता है। वह शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े विद्यालयों का पर्यवेक्षण करके उन्हें निर्देशित करता है। वह जिला स्तरीय प्रबंधन की योजनाओं में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। वह ब्लॉक के सभी समन्वयकों की बैठक बुलाकर शिक्षण की नवीन परिधियों पर चर्चा करता है, जिससे शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सके।